नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ इरशाद अली। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। चौबीस घंटे के अंदर जिले में 4 लोगों की मिली लाश, सभी मामलों में पुलिस कर रही जांच। आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाकर बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हाई कोर्ट के नजदीक जमाया डेरा, पुलिस और प्रशासन के फूले हाथ पांव, भीड़ हटाने होती रही कोशिश। तिफरा क्षेत्र में अधजली लाश मिलने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, शराब पीने के दौरान 2 युवकों ने की थी ड्राइवर की हत्या। चेक देकर सामान खरीदने वाला शातिर पकड़ाया, कई लोगों को लगाया लाखों का चूना, दिए गए चेक बैंक से होते रहे बाउंस। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत चोरभट्टी खुर्द के पूर्व सरपंच मनबोध यादव की देर रात अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बुधवार रात करीब 8 बजे वे अपनी स्कूटी से घूमने निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस न लौटने पर परिजनों ने गुरुवार सुबह उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन करते हुए परिवार के लोग गांव के पास स्थित मुर्गा फार्म हाउस पहुंचे, जहां अक्सर लोग शराब पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। मनबोध यादव वहां खून से लथपथ पाए गए। सिर पर धारदार हथियार से किए गए घातक वार के चलते उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना के बाद हमलावर फरार हैं और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर सभी संभावित पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। सकरी थाना क्षेत्र के चोरभट्टी गांव में एक मामला सामने में आया सुबह, जिसमें कि वहां के पूर्व सरपंच का जो पति था, उसका मृतक का नाम है इसमें मनबोध यादव, उसकी डेड बॉडी मिली, सिर में चोट के निशान थे। तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां पर पता तलाश की गई। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिली उसके अनुसार उसका ज़मीन का विवाद वहाँ के 2-3 व्यक्तियों से था, जिनको हिरासत में लिया जा चुका है। प्रकरण में जो है अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है हत्या का, और इसमें हिरासत में लिए गए युवक जो है उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसने पूरे इलाके में डर और हड़कंप मचा दिया। तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खपरी निवासी संतोषी केवट अपने पति जितेंद्र केवट और 3 बच्चों के साथ पिछले 2 महीनों से ग्राम लोफंदी में रहकर मजदूरी कर रही थी। खाने के बाद पति पत्नी के बीच छोटी सी बहस हुई, जो देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गई। गुस्से में तमतमाए जितेंद्र ने घर में रखे सब्बल से लगातार प्रहार किए और संतोषी को खून से लथपथ छोड़ दिया। घटना के समय उनके 3 मासूम बच्चे भी घर में मौजूद थे, जिनमें 5 साल का बच्चा दौड़कर नानी को पूरी घटना बताने गया। इस हमले के बाद आरोपी पति फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की और जल्द ही आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। थाना क्षेत्र के लोफंदी गांव से रात्रि में एक सूचना मिली थी कि एक पति और पत्नी के बीच विवाद में पति ने जो है पत्नी की हत्या कर दी है। मृतिका संतोषी केवट है, जिसके सिर में जो है तब्बल से वार उसके पति ने किया है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी वहां से घटना के तुरंत बाद फरार हो गया था, जिसे पता तलाश करके हिरासत में लिया जा चुका है। पूछताछ की जा रही है और घटना में हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई। जो आरोपी है जितेंद्र, वो अपनी पत्नी संतोषी पर चरित्र को लेकर के शंका करता था। इसी बात को लेकर के जो घर में उसके पास तब्बल रखा था, उसी से उसके सिर में वार किया है। उसने हत्या को अंजाम दिया। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय यादव के रूप में हुई है, जो बाइक से अनियंत्रित होकर गिर पड़ा था। मिली जानकारी के अनुसार घटना न्यू लोको कॉलोनी के पास हुई। दुर्घटना में उसके सिर पर गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी में यह भी आशंका जताई जा रही कि युवक शराब के नशे में संतुलन खो बैठा, जिसके बाद ये हादसा हुआ। फिलहाल सिरगिट्टी पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों की गहन पड़ताल जारी है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिया के नीचे एक बॉडी मिली थी, पुलिस को सूचना मिली थी। जहां पुलिस मौके पर पहुंची तो बाइक के साथ एक व्यक्ति नीचे गिरा हुआ था पुलिया के, जिस पर उसकी पहचान अजय यादव नाम से हुई है उसकी पहचान।
और पुलिस इस पर जांच कर रही है मर्ग कायम करके। प्रथम दृष्टया प्रत्यक्षदर्शियों के आसपास के लोगों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु बाइक से स्वतः गिरने से हुई है, फिर भी पुलिस सभी पहलुओं पर इसकी जांच कर रही है। बिलासपुर स्थित एनटीपीसी सीपत में बुधवार शाम ड्यूटी से लौटते समय ठेका कर्मी सुरेश वस्त्रकार की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना देर रात तक परिजनों को न मिलने से आक्रोश बढ़ गया। ग्राम देवरी निवासी 43 वर्षीय सुरेश एमजीआर विभाग में राइट्स कंपनी के गैंगमैन हेल्पर के रूप में कार्यरत था। काम खत्म करने के बाद वह साथियों के साथ ड्यूटी पॉइंट से निकला, लेकिन घर नहीं पहुंचा। चिंतित परिजन देर रात उसकी तलाश करते जब एनटीपीसी पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि सुरेश की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है और शव सीपत हॉस्पिटल की मर्चुरी में रखा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि एनटीपीसी प्रबंधन ने घटना की जानकारी छिपाई और बिना सूचना के शव को अस्पताल भेज दिया। इससे ग्रामीणों और परिजनों में भारी नाराजगी है। वे मटेरियल गेट पर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। सीपत थाना प्रभारी के अनुसार मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या जैसा प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना के बाद एनटीपीसी परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सीपत थाना क्षेत्र के एनटीपीसी के जो एमजीआर उनका रेलवे लाइन है, वहाँ पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस की टीम तत्काल वहाँ पर पहुँची थी और पता चला कि वहाँ एक ठेका श्रमिक है सुरेश कुमार वस्त्रकार, जो देवरी ग्राम का निवासी है, उसकी डेड बॉडी है। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। प्रकरण में मर्ग कायम किया गया है और प्रकरण की जाँच की जा रही है। वहाँ पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा और परिजनों के द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर के जो है मांग की जा रही थी, जिस पर उनको समझाइश दिया गया है और मुआवजा इत्यादि प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर में गुरुवार को वह तस्वीर सामने आई जिसने प्रदेश के हजारों युवाओं के दिलों में आग भर दी है। युवाओं ने अपनी जवानी, अपनी मेहनत, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आरक्षक भर्ती की तैयारी की, लेकिन जब चयन सूची आई तो उसमें ऐसी अनियमितताएं दिखाई दी कि उनका गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। बिलासपुर के चकरभाटा स्थित नयापारा मैदान में गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जमा हुए और चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। युवाओं का आरोप है कि आरक्षक भर्ती की चयन सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। उनका कहना है कि जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम हैं उनका चयन कर दिया गया और जिनके नंबर ज़्यादा हैं उन्हें बाहर कर दिया गया है। यह बात युवाओं को अंदर तक हिला गई है। चयन सूची पर इतने बड़े पैमाने पर सवाल उठने के बाद अब मामला तूल पकड़ चुका है और अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। अभ्यर्थी लगभग 6000 पदों की पूरी चयन सूची पर स्टे लगाने की मांग करने जा रहे हैं। घटनास्थल पर मौजूद युवाओं ने मीडिया से कहा कि उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन अगर चयन में भेदभाव होगा, नंबर के आधार पर न्याय नहीं मिलेगा तो उनके साथ बड़ा अन्याय है। युवाओं ने साफ कहा कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे। सरकार से बस यही निवेदन है कि पूरा स्पष्ट से अच्छा हमन के रिजल्ट जारी करे जाए और शो करे जाए। जैसे नगर से नाम एकदम स्पष्ट हो, इसे कोई बवाल नहीं हो, इसे कोई कुछ नहीं करे, इसे वैसे एक हर चीज़ दिखाई जाए। फिजिकल के नंबर और रिटर्न के नंबर दोनों ला। रिटर्न के तो पूरा स्पष्ट हो गए हैं, लेकिन फिजिकल का अभी तक पता नहीं चल पाए है। वो कह लिए बस सरकार से निवेदन है कि या करे या फिर स्टे लगा दे भर्ती ला, या फिर जो भी है तला हाँ स्टे लगा दिए जाए। कब कि जो भी मतलब हमन के ऐसे सर के पूरा मतलब धांधली से होए लगा था, मतलब भर्ती पूरा कब देखा सर हमन के 142 से आए है और यही हिला पुंगली में एक जन लड़का है तक 134 में नाम आगे है, तो हमन मोर 142 में तो नाम नहीं आए और ओकर 134 में नाम आगे है।
तो ये तो साफ साफ मालूम चला कि है सर धांधली से होए करके। हाँ, हम लोग चाहते हैं जो लिस्ट निकला है अभी पुलिस भर्ती का जो आया है उसको तत्कालकालीन से रद्द किया जाए और पारदर्शिता के साथ बाकायदा फिजिकल में कितना नंबर है, कितना नंबर रिटर्न में है और उसका नाम के साथ बाकायदा जारी हो जाए। और एक लिस्ट आए, एक ही आदमी का 4-5 जगह से नाम नहीं आए, दोबारा लिस्ट आएगा कि नहीं उसका भी कोई गारंटी या भरोसा नहीं है। 2018 बैच में जो भर्ती हुआ था, ठीक है, वो फिजिकल में 3 चांस दिए थे, ठीक है, और उस टाइम विभाग एग्ज़ाम लिए थे ना, फिर भी उतना कटअप नहीं गया था। 130, 32, 35 ऐसे में ना लड़के लोग का सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार एक ही चांस दिए हैं एक बार, और एग्ज़ाम भी जो है ना वो व्यापम लिया है, तो इतना हाई कटअप कैसे जा सकते हैं? क्योंकि हमारे खुद फ्रेंड है लड़की लोग, उन लोग का 132, 35 में सिलेक्शन नहीं हुआ है SC ST कैटेगरी का, और जो बंदे हैं ना 148, 149, 50 सब वेटिंग में पड़े हैं, तो इतना हाई कटअप कैसे जा सकता है? मैं यही चाहती हूँ कि जो अभी लिस्ट निकाले हैं ना उसमें पारदर्शिता दिखाए कि फिजिकल में कितना नंबर है और रिटर्न में कितना नंबर है। इस प्रदर्शन में राजनीति की एंट्री भी हो गई है। कांग्रेस के कई स्थानीय नेता अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे और आरोप लगाए कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा किया है। उनका दावा है कि चयन सूची में गड़बड़ी साफ दिखाई देती है और सरकार को तुरंत जांच कराना चाहिए। इधर प्रशासन ने प्रदर्शन पर कड़ी नजर रखी है। भारी संख्या में पुलिस बल और अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद रही। तहसीलदार बोदरी संदीप कुमार साय ने कहा कि अभ्यर्थी बिना किसी अनुमति के इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए, इसलिए उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। कि जिनका बता रहे हैं बच्चे कि जिनको 150 या 150 से अधिक नंबर मिला है, उनका सूची पे नाम नहीं है, चयन सूची पर, और उसके साथ ही साथ जो 100 नंबर भी क्रॉस नहीं किए हैं उनको चयनित कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ मुझे मोबाइल पर एक पेपर दिखाया जो इनके वेबसाइट में से प्राप्त हुआ है, उसमें SC को ST कैटेगरी में डाल दिया गया है और साथ ही साथ मेल को फीमेल वर्ग में डाल दिया गया है। और एक ही जो सीरीज़ का एक रोल नंबर है या उनके एप्लीकेशन का नंबर है, उनका 25 बार सेम रिपीट नंबर है, मतलब कि नाम अलग अलग है, जो उनका रोल नंबर है वो 25 बार एक ही रोल नंबर को रिपीट किया गया है और वो सेलेक्टेड पर्सन में गिनती है। तो ये जो हमारे भविष्य हैं, हमारे बच्चे हैं, तो शांतिपूर्ण से ये हाई कोर्ट परिसर में स्टे की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले ये जो परिणाम आए हैं उसमें स्टे होना चाहिए और जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद निष्पक्ष जो भर्ती प्रक्रिया है, जिस तरह जो योग्य हैं उनकी योग्यता के अनुसार उनको चयन सूची में जगह मिलना चाहिए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसी में कुछ गड़बड़ी को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए थे लोग, और बिना अनुमति के यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो उनको विधि अनुसार कार्रवाई करने, जो भी हाई कोर्ट में जाएं या कहीं और जाएं, तो विधि अनुसार ही कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया है। और चूँकि यहाँ बिना अनुमति के यहाँ इकट्ठा हुए थे तो उनको अभी डिस्पर्स किया गया है। युवाओं की मांग साफ है, या तो चयन सूची पर हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की जाए या फिर हाई कोर्ट से सूची पर स्टे लगाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन युवाओं को न्याय मिलेगा या फिर पिछली भर्तियों की तरह इन्हें भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रदेश के हजारों युवाओं की उम्मीदें अब प्रशासन और अदालत के फैसले पर टिकी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में CMD कॉलेज के नजदीक स्थित उपासना स्थल चर्च ऑफ क्राइस्ट में एक बार फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ बने शौचालय और स्टोर रूम के ताले तोड़े जाने का मामला गर्मा गया है। लगभग 1 महीने पहले SDM के निर्देश पर एक शौचालय सभी के लिए खोल दिया गया था, जिसके बाद माहौल शांत था। लेकिन 7 दिसंबर की शाम दोबारा ताले तोड़े गए और ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। आरोपी के रूप में विमेश लाल और संजय हीराधर के नाम सामने आए हैं। यह वही मामला है जो 8 नवंबर को भी सामने आया था, जब 4 ताले तोड़े गए थे। चर्च में लंबे समय से शौचालय को लेकर विवाद चल रहा है। पास्टर सुदेश पॉल और निर्वाचित प्राचीन पक्ष का कहना है कि 50-60 साल से चर्च में शौचालय नहीं था। कुछ साल पहले मिशन ग्रुप ने एक शौचालय तो बनाया, लेकिन महिलाओं को उपयोग की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद निर्वाचित प्राचीन पक्ष ने अपनी दान राशि में से 1,60,000 रुपये खर्च कर 2 नए शौचालय और एक स्टोर रूम बनवाया, जिसका विरोध मिशन ग्रुप और तीसरे अस्थायी ग्रुप द्वारा लगातार किया जाता रहा। विवाद सिर्फ शौचालय तक सीमित नहीं है। चर्च की जमीन, कब्रिस्तान की भूमि और कब्जे के आरोपों को लेकर मामला कोर्ट में भी लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 9 जनवरी 2026 को तय है। पास्टर सुदेश पॉल ने
गंभीर आरोप लगाया है कि ताला तोड़ने वाले कई लोग 2014 से चर्च से जुड़े ही नहीं हैं और अवैध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। 19 जनवरी 2014 से संजय हीराधर, सुधीर सालोमान, विमेश लाल, वीरेंद्र मसीह, अनिल दास, रवि गबरेल, राजकुमार मसीह, इन सारे लोगों का और इनके समर्थकों का चर्च से कोई संबंध नहीं है। इन्होंने 19 जनवरी 2014 से चर्च संगति छोड़ दी है। ना ये चर्च के सदस्य हैं और ना ये हमारी संस्था चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया के सदस्य हैं। उसके बाद जो शौचालय निर्माण चर्च परिसर में किया गया है वो हमारे ग्रुप के द्वारा निर्वाचित प्राचीन पक्ष के द्वारा किया गया है और उसके एक चाबी, एक बाथरूम की चाबी हम चर्च में टंगा देते हैं कि जिसको भी आवश्यकता है उसका उपयोग करेगा। इसके बावजूद इन लोगों के द्वारा 10 नवंबर को 4 ताला तोड़ दिया गया, जिस 7 दिसंबर रविवार को विमेश लाल और संजय हीराधर द्वारा पुनः सारे ताले फिर से तोड़ दिए गए, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। संस्था के लोगों ने हैमिल्टन थॉमस और ग्रीन साइड टोप्पो और इनके समर्थक सब मिलकर 5 करोड़ रुपए में पूर्व विधायक मोहित राम किरकेट्टा को बेच दिया। उसी के तहत इसी तरीके से उस जमीन को बेचने के पीछे उनका मकसद यही था कि धीरे धीरे हम चर्च की सारी प्रॉपर्टी को बेचकर हम इसका फायदा ले सकें। हमारे चर्च परिसर में बहुत से असामाजिक तत्व का प्रवेश होना शुरू हो गया है। हमने जैसे अभी आपको दिखाया, वहाँ बहुत सी शराब की बोतलें पड़ी हुई है और बहुत सारे ऐसे चीज़ पड़ी हुई है जो आपत्तिजनक है। जब वो लोग यहाँ तक घुसना शुरू कर दिए तो हमारे द्वारा बनाए गए टॉयलेट पर भी वो कब्जा ना करें, उसे खराब ना करें, तो उसकी सुरक्षा के मद्देनज़र हम उस पर ताला लगाकर रखते हैं। इसका विरोध तीसरे ग्रुप के द्वारा किया जाता है और बार बार टॉयलेट और बाथरूम का ताला वो लोग तोड़ देते हैं, जबकि प्रशासक महोदय जो कि एसडीएम साहब है, उनका निर्देश था कि एक टॉयलेट आप कॉमन कर दीजिए, जिसे कर दिया गया। उसकी चाबी भी दिखाई गई है जो चर्च की चाबी के साथ में रहती है। उसके बावजूद ये लोगों ने पिछले रविवार को सारे तालों को तोड़ा और विशेषकर हमारा जो स्टोर रूम है जो हमने बनवाया है उसका ताला तोड़ा, जिसमें हमारे चर्च के बहुत ज़रूरी सामान रहते हैं जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है और सुरक्षा के मद्देनज़र हमने ताले में रखा है। उसका ये लोग बार बार ताला तोड़ते हैं, तो हमें डर है कि हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा, जिसकी शिकायत हमने एसडीएम साहब को और थाना प्रभारी को भी की है और हम आशा करते हैं कि इनके ऊपर बहुत जल्दी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज किया जाएगा और माननीय न्यायालय के आदेश का विरोध करने के लिए इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चलाया जाएगा। 9 दिसंबर को पास्टर सुदेश पॉल सीसीटीवी फुटेज के साथ प्रशासक और तारभार थाना प्रभारी के पास पहुंचे। उन्होंने एफआईआर, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मांग की है। उनका कहना है कि यह केवल ताला तोड़ने का मामला नहीं बल्कि चर्च की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का गंभीर मुद्दा है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे इसे उच्च अधिकारियों तक भी लेकर जाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में फुटपाथ पर छोटी छोटी दुकानें लगाकर जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आरोप है कि नगर निगम का उड़नदस्ता लगातार इन गरीबों का सामान जब्त कर रहा है, जिससे उनके परिवारों की रोजी रोटी ठप हो रही है। इस मुद्दे को लेकर प्रियदर्शनी समाज सेवा समिति ने कलेक्टर को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा है और गरीबों के साथ हो रहे कथित अत्याचार को रोकने की मांग की है। प्रियदर्शनी समाज सेवा समिति के विजय दुबे ने कलेक्टर को भेजे शिकायत पत्र में बताया है कि रिवर व्यू, देवकी नंदन चौक, पुराना बस स्टैंड और नेहरू चौक के पास कई गरीब परिवार वर्षों से फुटपाथ पर अस्थायी दुकान लगाकर गुजारा कर रहे हैं। उनका सामान मुश्किल से 2-4 हज़ार रुपए का होता है, जिसमें से वे दिन भर मेहनत कर केवल 300 से 400 रुपए कमा पाते हैं और इसी से अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन हाल के दिनों में नगर निगम का उड़नदस्ता लगातार इन गरीबों का सामान जब्त कर रहा है। आरोप है कि कई बार सामान वापस मांगने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी मारपीट की नौबत तक आ जाती है। समाज सेवक ने कहा कि गरीबों को तंग किए बिना नगर निगम को कोई वैकल्पिक उपाय तलाशना चाहिए था ताकि उनके परिवार भूख की मार से न जूझें।
पिछले कुछ महीने से नगर निगम बिलासपुर के द्वारा गरीब फुटपाथ में जो व्यापार करते हैं बेचारे छोटे व्यापारी, जो कि बेजा कब्जा नहीं है, अस्थायी रूप से है, शाम को वो अपने घर चले जाते हैं, तो नगर निगम के द्वारा उनका सामान जब्त किया जा रहा है। रोज़ अगर किसी गरीब दुकानदार का सामान 5,000 का 2,000 का लेके बैठा है, जब्त कर लेंगे तो वो अपने परिवार का पेट कहाँ से चलाएगा। मेरी ये मांग है। इस विषय पे मैं उड़न दस्ता प्रभारी प्रमिल शर्मा से मिला तो उनका कहना था कि ये आयुक्त महोदय का ऑर्डर है। उसके बाद मैं आयुक्त से मिला तो आयुक्त जी ने बोला हाँ ये मेरा ऑर्डर है कि सामान जब्त किया जाए और शासन का ऑर्डर है। बोला सर बताइए, अगर आप उनका सामान जब्त करेंगे तो 2-4-5 हज़ार रुपये का सामान वो कहाँ से दोबारा लाएंगे। और बोले नहीं, 1 हफ्ते में हम वापस करते हैं, उसकी प्रक्रिया है, आवेदन देंगे, जुर्माना करेंगे, सामान देंगे। तो मैं बोला 7 दिन कहाँ से खाएंगे, उनका परिवार 7 दिन भूखा रहेगा, उसका जिम्मेदार कौन है। बोले आप शासन से पूछो। बोला मैं आंदोलन करूँगा। बोले करिए। तो मैंने ये तय किया है कि जो गरीब परेशान हो रहे हैं, शहर में बहुत बेजा कब्जा है जो टूटना ज़रूरी है, लेकिन जो गरीब हैं उनके पेट में लात ना मारे, ये मेरी मांग है। और मैं 3 दिन ऐसे ही खड़े रहूँगा। 24 घंटे नहीं, शाम को 6 बजे हट जाऊँगा, फिर कल 2 बजे से 6 बजे तक, और चौथे दिन मैं तहसील चौक में भूख हड़ताल करूँगा। आंदोलनकर्ता विजय दुबे ने बताया कि उड़न दस्ता प्रभारी का साफ कहना था कि कार्रवाई नगर निगम आयुक्त के आदेश पर हो रही है। जब आयुक्त से मुलाकात की गई तो उन्होंने भी माना कि यह शासन का निर्देश है और गरीबों का सामान, आवेदन तथा जुर्माना जमा करने के बाद 7-8 दिनों में वापस किया जाता है। विजय दुबे का कहना है कि यह प्रक्रिया गरीबों के लिए बेहद कठिन है, क्योंकि 7 दिन तक सामान जब्त रहने का मतलब है परिवार पूरे हफ्ते भूखा रह सकता है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि गरीबों की रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए मानवीय निर्णय लिया जाए, सहानुभूति दिखाई जाए और नगर निगम को अनावश्यक जब्ती अभियान रोकने के निर्देश दिए जाएं, ताकि गरीबों का जीवन सामान्य रूप से चल सके। विजय दुबे ने कहा कि वो आज से 3 दिनों तक 4 घंटे इसी तरह खड़े होकर आंदोलन जारी रखेंगे। अब देखना होगा कि इस आंदोलन को प्रशासन कितना तवज्जो देती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के हजारों पेंशनरों के लिए सरकार ने डिजिटल सुविधा का बड़ा ऐलान किया था, लेकिन इसका पूरा फायदा अब तक कई जिलों में पेंशनरों को नहीं मिल पा रहा है। खासकर बिलासपुर में हालात अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। सरकार ने ई पेंशन कार्ड और ई कोष लाइट ऐप को अनिवार्य बनाने के साफ निर्देश दे दिए हैं, ताकि पेंशन से जुड़ी हर जानकारी मोबाइल पर एक क्लिक में उपलब्ध हो सके। वित्त विभाग की ऑनलाइन पेंशन प्रणाली आभार और ई कोष लाइट ऐप में जीपीओ आदेश, पीपीओ आदेश, बैंक कवरिंग और सबसे ज़रूरी ई पेंशन कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा है, लेकिन बड़ी संख्या में पेंशनरों के कार्ड अब भी अपलोड नहीं हुए। सरकार ने यह भी तय किया है कि मई 2018 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनरों को ई पेंशन कार्ड स्वचालित रूप से उपलब्ध कराया जाए। निर्देश ये भी है कि जिन दिन पेंशन प्रकरण का निपटारा हो उसी दिन कार्ड ऐप पर अपलोड किया जाए, लेकिन बिलासपुर में स्थिति उलट है। पेंशनरों को अभी तक ऐप का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी परेशानी को लेकर पेंशनर संघ के सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि शासन ने सुविधाएं तो दे दी हैं, पर जमीनी स्तर पर उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इन शिकायतों पर कितनी तेजी से कदम उठाता है और बिलासपुर के पेंशनरों को कब तक उनकी डिजिटल सुविधा मिल पाती है। हम लोग की एक मांग है कि ई पेंशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। ये 2018 के वित्त निर्देश थे, जिसमें पेंशनरों को आभार आभार वेबसाइट थी, उसमें एक ऐप था ई कोष लाइट। ई कोष लाइट में ई पेंशन कार्ड उपलब्ध कराना था, जो अभी तक नहीं डाला गया है। तो कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हम लोग और जिला कोषालय अधिकारी दोनों से मिलेंगे। उसमें हमारा जो एक पहचान पत्र रहेगा वो उसमें डला रहेगा, उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और आगे कहीं पर भी अपने पहचान के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको। पेंशन का अपना कार्ड बनाने का था। उसका मुख्य उद्देश्य जो सीनियर सिटीजन है और अपने आप छत्तीसगढ़ स्तर पे अपन चूँकि राज्य कर्मचारी के हैं, इसलिए पूरे उसकी मान्यता रहेगी। कहीं भी अपने को कोई पहचान की आवश्यकता होगी तो अपन उसको दिखा सकते हैं और उसके आधार पे अपनी अन्य सुविधाएं जो पेंशनर भोगियों को मिलती है उसका लाभ ले सकते हैं।
इसीलिए आज इसका हम लोगों ने ज्ञापन का कार्यक्रम रखा हुआ है माननीय कलेक्टर महोदय से बाद में अपन ट्रेजरी ऑफिसर से इसको भेंट करके, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले से तय है मगर अभी तक लागू नहीं किया गया है, चालू नहीं किया गया, इसीलिए ज्ञापन। गुरुवार को बिलासपुर में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक अहम बैठक हुई। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली, जिसमें संभाग के जेडी, सभी जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, साथ ही जिला शिक्षा विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री ने स्कूलों की मौजूदा स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता, ब्लॉक स्तर पर होने वाले निरीक्षण और चल रहे शैक्षणिक कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि किन किन क्षेत्रों में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नियमित दौरा कर रहे हैं और किस स्तर पर सुधार की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने पाठ्यक्रम की प्रगति, छात्रों को क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और आने वाली हाफ ईयरली परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा भी की। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर भी अधिकारियों से पूर्ण रिपोर्ट मांगी गई। मंत्री यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधिकारी समय पर निरीक्षण करें और शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। बैठक को शिक्षा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज का मीटिंग यही है कि कितने काम पेंडिंग हैं, कितने हमने जो राशि जारी किया है उसका निर्माण काम है, कितने जगह बीओ दौरा कर रहे हैं, डीओ दौरा कर रहे हैं, जेडी दौरा कर रहे हैं, बीआरसी दौरा कर रहे हैं, पाठ्यक्रम में कहाँ तक की पढ़ाई हुई है, उसके अलावा प्रायोगिक एग्ज़ाम की तैयारी क्या है, आने वाले समय में हाफ ईयरली एग्ज़ाम की क्या तैयारी है, 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपने क्या तैयारी किया है, प्रश्न पत्र बना है कि नहीं बना है, उसके प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट की आप तैयारी करा रहे हैं कि नहीं करा रहे, सारे प्रकार की समीक्षा। यहाँ लेते एक और छोटा सा विराम, जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सिरगिट्टी पुलिस ने तिफरा स्थित सब्जी मंडी रोड के पास मिली अधजली लाश के अनसुलझे हत्या मामले को सुलझा लिया है। घटना को 1 महीने से अधिक समय हो चुका था और शव की पहचान भी संभव नहीं हो पा रही थी, लेकिन टावर डंप, तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और लगातार पूछताछ के आधार पर पुलिस ने न सिर्फ मृतक की पहचान की बल्कि हत्या के दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के सोनभद्र निवासी गोपाल कोल के रूप में की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। पूरी टीम को एसएसपी ने पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है। घटना 7 नवंबर 2025 की है, जब होटल ग्रैंड लोटस के पीछे झाड़ियों में एक अधजला पुरुष का शव मिला था। पहचान न होने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर राज्य भर में इश्तेहार जारी किए और कई जिलों की गुमशुदगी रिपोर्टों से मिलान कराया। तकनीकी विश्लेषण के दौरान टावर डंप में एक मोबाइल नंबर मिला, जिसके आधार पर पुलिस मृतक के परिजनों तक पहुंची और मृतक की पहचान गोपाल कोल, उम्र 28 वर्ष, निवासी सेमिया निवारी, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र के रूप में हुई। पहचान की पुष्टि होते ही पुलिस ने विभिन्न दिशाओं में जांच तेज कर दी। स्थानीय स्रोतों, तकनीकी इनपुट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच की गई। साथ ही मुखबिरों की मदद से संदिग्ध गतिविधियों को चिन्हित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिरगिट्टी सिविल लाइन, सरकंडा, तारबहार, एसएसयू और साइबर सेल की संयुक्त टीम बनाई गई, जिसने जांच को दिशा दी। मृतक की पहचान सिर्फ और सिर्फ तकनीकी आधार पे हुई, जिससे मृतक की पहचान जो है वो गोपाल कोल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के रूप में इसकी पहचान हुई। मृतक के परिजनों को बुलाया गया, उस सभी एंगल पर जांच की गई तो यह पता चला कि मृतक जो है वो वाहन चालन का काम करता था और गाड़ी लेके यहाँ पर आया था और उसके पश्चात वो यहाँ से वापस जाना चाह रहा था। उसी दौरान उसने स्थानीय जो एक शराब दुकान से शराब ली है और वहाँ पर बैठ के शराब पी रहा था। उसी समय 2 बदमाश जो दोनों आरोपी है वो वहाँ पर जिनके साथ मिलकर मृतक के साथ शराब पीने के लिए आया और किसी बात को लेके वहाँ पर इनके साथ लड़ाई हुआ और इसके पश्चात
वहीं पर कचरे के पास रखे एक पत्थर से इन्होंने मृतक के सिर पर वार कर मृतक की हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए वहीं पर से कचरे का जो ढेर था उसी को मृतक के ऊपर डाल के उस पर आग लगा दिया और वहां से भाग गए तथा मृतक के मोबाइल फोन को वहां से दूर एक नाले में ले जाके फेंक दिए। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि घटना वाले दिन मृतक गोपाल होटल के पीछे सब्जी मंडी रोड किनारे शराब पी रहा था। उसी समय आरोपी अरुणदास मानिकपुरी और धनेश लोधी उर्फ राजू भी वहां शराब पीने पहुंचे। शराब पीने के दौरान मृतक और धनेश लोधी के बीच विवाद हुआ जो बढ़ते बढ़ते मारपीट में बदल गया। आरोप है कि दोनों ने मिलकर गोपाल की पिटाई की और फिर पास खड़े पत्थर से उसके सिर पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद पकड़े जाने के डर से दोनों आरोपियों ने मृतक के कपड़ों सहित उसके शव को जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की। लगातार तलाश के बाद दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जहां सख्त पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध कबूल किया है। पुलिस ने दोनों को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर कोटा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के गंभीर मामले में बसंत रात्रे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 26 नवंबर 2025 को परिजनों ने बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने लगातार तलाश शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपी लड़की को तुर्काडीह ले गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर उसके परिवार के हवाले कर दिया गया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित रिलायंस स्मार्ट 36 माल स्टोर में पिछले कई महीनों से हो रही हाई वैल्यू चोरी का मामला उजागर हुआ है, जिसमें स्टोर के स्टाफ प्रकाश मनहर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टोर मैनेजर धर्मेंद्र सिंह की शिकायत के बाद जब 9 दिसंबर 2025 को सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो सुबह 7:54 में प्रकाश मनहर को ड्राई फ्रूट्स और अन्य महंगे उत्पाद कार्टून में भरकर बिना बिल स्टोर से बाहर ले जाते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया। फुटेज के साथ अन्य कर्मचारियों और दुकानदारों ने भी आरोपी को संदिग्ध परिस्थितियों में सामान ले जाते हुए देखा था। बीते 5-6 महीनों में वैसलीन, शैम्पू, काजू, घी, क्रीम, कॉस्मेटिक आइटम्स, ड्राई फ्रूट्स, रेड लेबल चाय, अगरबत्ती, टेडी बियर, टोकरी, कॉपर बॉटल, ट्रिमर सहित कई कीमती सामान चोरी किए जाने की पुष्टि हुई है, जिनकी कुल कीमत लगभग 1,50,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के घर से लाखों के चोरी के सामान भी बरामद किए हैं। धारा 303(2) BNS के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या चोरी में दूसरे कर्मचारी भी शामिल थे। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र के व्यस्त व्यापार विहार में बुधवार को एक युवक की भीड़ द्वारा सार्वजनिक रूप से पिटाई की घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। आरोपी युवक पर आरोप था कि वह कई दुकानों से सामान लेकर फर्जी चेक देकर गायब हो जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़कर सड़क पर ही पीट दिया। यह घटना लगभग आधे घंटे तक चली। बावजूद इसके मौके पर पुलिस मौजूद नहीं थी। स्थानीय मीडिया और लोगों का कहना है कि तारबहार थाना प्रभारी का व्यवहार सार्वजनिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। कॉल का जवाब नहीं देना और मिलने पर बातचीत से बचने जैसी प्रवृत्ति से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में भी व्यापार विहार में मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें पुलिस की धीमी या असंतोषजनक कार्रवाई पर सवाल उठे। व्यापार विहार बार बार हिंसक घटनाओं का केंद्र बन रहा है और यह पुलिस प्रशासन के लिए स्पष्ट संकेत है कि सख्त, निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई के साथ साथ थाना प्रभारी का सक्रिय और जवाबदेह रवैया सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खबरों में
आगे एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिलासपुर के व्यापारियों ने एक ऐसे ठग का भंडाफोड़ किया है जो पिछले कई दिनों से करोड़ों की ठगी को अंजाम दे रहा था। फर्जी चेक के सहारे माल उठाने वाले आरोपी उज्जवल विश्वास को व्यापारियों ने खुद पकड़कर तारबहार पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस आरोपी से 420 सहित कई गंभीर धाराओं में पूछताछ कर रही है। उज्जवल विश्वास अपने आप को बड़े सौदों का खरीदार बताकर दुकानों पर पहुंचता था और फिर HDFC बैंक निहारिका कोरबा के नाम से फर्जी चेक थमा देता था। शनिवार और रविवार जैसे बैंक बंद रहने वाले दिनों का फायदा उठाकर वो तुरंत माल ले जाता और व्यापारी जब चेक जमा करते तो खाते में जीरो बैलेंस मिलता। इसी तरीके से उसने बिलासपुर के कई प्रतिष्ठानों मित्तल सेल्स मोपका, शोभित पेटेंट मोपका, सावरिया इलेक्ट्रिकल्स, दीपक इंटरप्राइजेस जराभाटा, विशाल इलेक्ट्रिकल्स जूना बिलासपुर, शिव पाइप एंड हार्डवेयर जयराम नगर और दीप ट्रेडर्स जयराम नगर, मीरा क्रिएशन एंड इलेक्ट्रिकल्स महाराणा प्रताप चौक सहित कई अन्य को भारी नुकसान पहुंचाया। व्यापारियों के अनुसार ठगी की रकम धीरे धीरे करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये जस्ट ऐसे ही आया था, रैंडमली आया था हमारे दुकान पे कि माल चाहिए। अब माल चाहिए बोलने से तो अब हम तो ऐसे चेक से बहुत सारे लोगों के साथ डील भी करते हैं, ऐसा नहीं कि चेक से डील नहीं करते हैं। हमने यही सोच करके दिया कि भाई चेक है, क्योंकि लीगली आदमी चेक इसलिए देता है कि लीगली ना फंसे या लीगली सारी चीज़ें सही हो, ये मानते हुए चेक देता है। अब हम जैसा व्यापारी ऐसा करेगा, मतलब हमारे साथ ऐसा करेगा, ये हमने नहीं सोचा था। लेकिन जब पता चला तो धीरे धीरे एक एक करके बहुत सारे व्यापारी ऐसे मिले। तब आज हमको पता चला कि ये एक जन को और ठगने गया था, जिसका नेशनल इलेक्ट्रिकल के पास में हमको पता चला। तो हम वहाँ पे इसको पकड़े। वहाँ पर भी करीबन 1.5 लाख रुपए का माल वो ले चुका था। मेरी अनुपस्थिति में आया था सामान लेने, तो मतलब 2-3 चेक दिया था और लगातार 2-3 दिन जो छुट्टी वाले दिन था उस समय माल लेता गया जी। कोई 3 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख, टोटल 9,60,000 रुपये का समथिंग माल है मेरा जो सामान ले गया चेक के बदले जी। माल मतलब किस तरह का उत्पाद आप बेचते हैं? जैसे मेरा काम जैसे प्लाई का है, सेंटरिंग प्लाई, और साथ में अपना पुट्टी वगैरह उसका काम। बिलासपुर के बाद आरोपी ने ठगी का जाल जांजगीर चांपा में भी फैलाया, जहां उसने उमेश पालीवाल, मंगलम ट्रेडर्स, घनश्याम जायसवाल, घनश्याम इंटरप्राइजेस, हरिओम अग्रवाल, राघव इंटरप्राइजेस समेत कई व्यापारियों को फर्जी चेक देकर अपना शिकार बनाया। चाहे सीमेंट, छड़ हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, सैनिटरी, कपड़ा, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉइस सेंटर, हर तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान उसकी ठगी की निशाने पर थे। लगातार बढ़ती ठगी की शिकायतों के बाद व्यापारी सतर्क हुए और आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस करोड़ों की इस 420 ठगी कांड में आरोपी से पूछताछ कर रही है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में दोपहर करीब 12:30 में एक तेज रफ्तार कार ग्रामीण इलाके में बड़ा हादसा करती हुई सड़क से उतरकर ग्राम सेवती की एक झोपड़ी में दीवार तोड़कर जा घुसी, जिससे कार में सवार तीनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। CG04PZ7065 नंबर की यह कार, जिसे एक युवती चला रही थी, अनियंत्रित होकर सीधे झोपड़ी में घुस गई। हालांकि सौभाग्य से उस समय झोपड़ी के भीतर कोई मौजूद नहीं था। कार में बैठी तीनों युवतियों को राहगीरों की मदद से तुरंत बिल्हा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया गया कि तीनों बलौदा बाजार जाने के लिए निकली थीं। कार बलौदा बाजार जिले के कसडोल क्षेत्र की है। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। बिलासपुर में सरकारी खजाने की ऐसी लूट सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। बिजौर संकुल में ट्रांसपोर्ट के नाम पर लाखों की हेराफेरी कर दी गई। खेल सामग्री हो, किताबें हो या अन्य सामान, इन्हें पहुंचाने का ठेका तो पिकअप और बड़े वाहनों को दिया गया, लेकिन हकीकत में काम कराए गए स्कूटी, बाइक और कार से, यानी सरकारी पैसा खुलेआम लूटने का पूरा खेल। संकुल प्राचार्य हेमलता पांडे और समन्वयक मनोज सिंह ठाकुर पर आरोप है कि 2022 से लेकर 2025 तक फर्जी परिवहन बिल लगाकर 4,88,000 रुपये निकाल लिए गए। 30 से ज़्यादा ऐसे बिल मिले जिनमें वाहन नंबर तो दोपहिया के थे, लेकिन वाउचर में उन्हें पिकअप बताया गया। आरटीओ जांच में साफ हुआ ये वाहन भारी परिवहन योग्य हैं ही नहीं, कई बिलों में पता, मोबाइल नंबर और सामान का विवरण तक नहीं था, फिर भी ऑडिट पास हो गया। ये सब उच्चाधिकारियों की संदिग्ध मिलीभगत या भारी लापरवाही का संकेत दे रहा है। बिजौर संकुल ने एक बिल में CG10AP8536 को पिकअप बताया।
आरटीओ के दस्तावेज में यह परमेश्वर साहू के नाम से पंजीकृत एक स्कूटी निकली। इसी तरह 18 जुलाई 2024 को किताबें भेजने के लिए CG10BC 1127 नंबर का ऑटो दिखाया गया। जांच में यह नंबर दुर्गेश कौशिक के नाम की मोटरसाइकिल का निकला। सरकारी धन की इस खुली लूट पर अधिकारी अब तक चुप हैं। जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। अब बड़ा सवाल, कब होगी कार्रवाई और कौन देगा इस भ्रष्टाचार का जवाब। बिलासपुर शहर की एक अब और नई पहचान बनने जा रही है। कपड़ा व्यापार का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक थोक बाजार जल्द ही परसदा में खुलने वाला है। यह वही बिलासपुर है जिसे पहले से ही व्यापारियों का हब कहा जाता है, जहां दूर दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं। अब इसी पहचान को और बड़ा रूप देने की तैयारी चल रही है। बिलासपुर का श्री राम मार्केट हो या पुराना बस स्टैंड की कश्यप कॉलोनी, ये दोनों ही इलाके कपड़ा व्यापार के पुराने और मशहूर केंद्र रहे हैं। वर्षों तक यहीं से पूरे जिले, तहसीलों और आसपास के जिलों तक कपड़े की सप्लाई होती रही। लेकिन समय बदला, भीड़ बढ़ी और इन मार्केट में जगह कम पड़ने लगी। सबसे बड़ी परेशानी पार्किंग की बनी। ग्राहक आते हैं, लेकिन गाड़ियों की सुविधा न होने के कारण आधे से ज़्यादा लोग खरीदारी किए बिना लौट जाते हैं। श्री राम मार्केट में थोक के साथ साथ रिटेल दुकानें भी बढ़ गई हैं, जिससे भीड़ और अव्यवस्था दोनों बढ़ गई है। यही कारण है कि बिलासपुर के बड़े कपड़ा व्यवसायियों ने मिलकर एक नया और विशाल थोक बाजार बनाने का फैसला लिया। परसदा में बिलासपुर टेक्सटाइल्स मार्केट के नाम से लगभग 400 दुकानों के विशाल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। इसमें चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्किंग, साफ सुथरा वातावरण और व्यवस्थित दुकानें, इन सब का खास ध्यान रखा गया है। कुछ दुकानदारों ने यहाँ व्यापार भी शुरू करा दिया है, जबकि बाकी तेजी से तैयारी में लगे हुए हैं। नया मार्केट जो बिलासपुर रायपुर रोड पे बिलासपुर टेक्सटाइल मार्केट के नाम से जो निर्मित हो रहा था, हम सभी होलसेल व्यापारी जो थोक कपड़े एवं रेडीमेड का जो व्यवसाय करते हैं, काफी समय के बाद में हम जो अभी वर्तमान में बिलासपुर शहर के अंदर में अपना थोक कपड़ा रेडीमेड का जो व्यवसाय करते हैं, बहुत जल्दी हम बिलासपुर टेक्सटाइल मार्केट में अपना व्यवसाय शीघ्र ही चालू करने जा रहे हैं। जिस कड़ी में जहां पर मार्केट में 200 दुकानें लगभग बनकर तैयार हो रही हैं। प्रथम चरण में आज प्रथम 8 दुकानों का विधिवत काम जो संपूर्ण हुआ और जो दुकान मालिकों को सौंपी गई। दुकान खोलने से राहत ये रहेगी कि आज जो शहर के अंदर में जो हम बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, जिसके चलते जो सुगम यातायात का जो मतलब एक कारण होता है कि जो ग्राहक सुगमता से मतलब व्यापारी स्थल तक नहीं पहुंच पाता, वहां जाने से विधिवत रूप से हमारी पार्किंग की व्यवस्था और सुव्यवस्था के साथ में हम अपना व्यवसाय चालू करेंगे, जिसमें काफी राहत हम सभी व्यापारियों को मिलेगी। बिलासपुर टेक्सटाइल मार्केट जो कि अभी वर्तमान में थोक कपड़ा मजदूरी व्यापारी संघ के नाम से यहाँ संचालित है, वो अब नए हमारा मार्केट बिलासपुर टेक्सटाइल मार्केट परसदा में बनने के लिए बिल्कुल शीघ्र तैयार हो चुका है, जिसमें से प्रथम चरण में आज कुछ दुकानों की विधिवत चाबियां सौंपी गई, मालिकाना हक दिया गया है और बहुत जल्द वहां पर थोक कपड़ा एवं होजरी व्यापारी संघ का व्यवसाय शुरू होने वाला है। जैसे हम लोग को यहाँ भी ट्रैफिक की बहुत ही समस्या जा रही है, वहां पर बहुत हमने भविष्य को सोचकर और पार्किंग की व्यवस्था और चौड़े रोड और आधुनिक मार्केट कल्पना करते हुए हमने वहां पर अभी उसको विकसित करने का सोचे हैं और उसका निश्चित रूप से शहर को फायदा होगा, व्यवसाय में भी फायदा होगा। व्यापारियों को उम्मीद है कि परसदा का नया टेक्सटाइल मार्केट आने वाले समय में बिलासपुर ही नहीं पूरे संभाग का सबसे बड़ा और आधुनिक थोक कपड़ा केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
खबरों के इस अंतिम पड़ाव में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल से काफी पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता विजय केशरवानी सहित अन्य पदाधिकारियों ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर के बहाने मतदाता सूची में गलत नाम चढ़ाने और हटाने का खेल चल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने एसआईआर में हो रही गड़बड़ियों को लेकर भाजपा और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत बताया है। हालांकि आयोग की ओर से इस मामले में अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विजय केशरवानी का दावा है कि बिहार चुनाव की तरह ही अब छत्तीसगढ़ में भी साजिश के तहत मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही बिहार में ऐसे मामलों के प्रमाण मीडिया के सामने रख चुके हैं, जहां ग्रामीणों के नाम मतदान से पहले ही सूची से हटा दिए गए थे। लगातार 3 चुनाव, 2 बार पार्षद का और 1 विधानसभा का, जो जिला कांग्रेस कमेटी, जिला युवक कांग्रेस, जिला एनएसयूआई का अध्यक्ष रहते हुए छात्र राजनीति से बिलासपुर विधानसभा में लगातार रहता हो, उसका नाम किसी दूसरी विधानसभा में जोड़ देना और जिस विधानसभा में वो रहता है वहां नाम नहीं जुड़ना, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह सकते हैं, हास्यास्पद, लेकिन गंभीर मुद्दा है कि यहां पर कांग्रेस विचारधारा, कांग्रेस पार्टी के लोगों को आम जनता के साथ भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय जनता पार्टी की इशारे में काम कर रही है। विजय केशरवानी का आरोप है कि इसी तरह लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले कई लोगों को अगले ही विधानसभा चुनाव में एसआईआर के नाम पर बाहर कर दिया गया और अब वही परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में दोहराई जा रही हैं। केशरवानी ने सबसे गंभीर आरोप अपने ऊपर हुए मामले को लेकर लगाया। उनका कहना है कि वे बिलासपुर क्षेत्र के मतदाता हैं, लेकिन उनका नाम रहस्यमय तरीके से भिलाई नगर विधानसभा के एक वार्ड की मतदाता सूची में चढ़ा दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि नर्मदा नगर की सूची से उनका नाम हटाकर भिलाई की सूची में किसने और किस अधिकार से शामिल किया। बीएलओ तक इसका फॉर्म कैसे पहुंचा, इसका जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि न तो 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम भिलाई में था, न 2025 की सूची में, फिर भी मौजूदा सूची में उनका नाम भिलाई में दर्ज किया गया है। इसे उन्होंने लिपिकीय त्रुटि नहीं बल्कि योजना के तहत चल रहा खेल बताया। श्री केशरवानी के आरोपों पर वर्तमान जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री और शहर कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने भी सहमति जताई। गतिविधियां हो रही हैं नाम काटने की, और जिसे वो त्रुटि बोल रहे हैं, जबकि ये जानबूझकर किया गया काम है कि कांग्रेस के वर्तमान पूर्व जिला अध्यक्ष जी का नाम को भिलाई में रख दिया गया है और जब संज्ञान दिया गया तो उसे जोड़ दिया भी जा रहा है। तो ऐसे कामों पर रोक लगना चाहिए। बीएलओ के द्वारा ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक और सही जानकारी अपलोड करनी चाहिए, जिससे कि किसी भी मतदाता को दर दर भटकना ना पड़े, उसे परेशान ना होना पड़े। एसआईआर को बहुत ईमानदारी से प्रशासन को कराना चाहिए। हमारे बीएलए पूरे मुस्तैदी के साथ पूरे जिले में काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी किसी भी मतदाता का नाम कटने नहीं देगा। अगर प्रशासन जानबूझ के काटती है तो कांग्रेस उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एसआईआर को लेकर के कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज़्यादा सजग है। और सजग क्यों है? क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण होता है मतदान। अगर मतदान और मतदाता में कोई फ़र्क आ जाए, यदि किसी जेन्युइन मतदाता का नाम कट जाए तो उससे बुरा किसी भी संविधान के लिए कुछ नहीं हो सकता। अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जैसे हमने पहले भी बताया, कुछ बीएलओज अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु कुछ बीएलओज कुछ दबाव में, कुछ प्रभाव में और कुछ खाना पूर्ति का काम कर रहे हैं। हमें हर हाल में ये इंश्योर करना है कि किसी भी मतदाता का जो जेन्युइन मतदाता है, जो वाजिब मतदाता है, जिसके पास सारे दस्तावेज हैं, यदि उसके बावजूद भी, अगर वो पूरा दस्तावेज दे देता है, उसके बावजूद भी उसका नाम काट दिया जाता है, तो वो जो स्थिति होगी वो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। किसी भी मतदाता का, चाहे उसकी कोई भी विचारधारा हो, उसका मतदान सुनिश्चित हो, उसका नाम सुनिश्चित हो, इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी कर बाद में उन्हें भाजपा द्वारा घुसपैठिया साबित करने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे सजग रहें और अपने साथ साथ अपने परिचितों के नाम भी मतदाता सूची में सही ढंग से दर्ज है या नहीं, इसकी जांच अवश्य करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र के 18 श्रमिक, जिनमें 16 महिलाएं, पुरुष और
2 मासूम बच्चे शामिल थे, जिनसे झारखंड के सिमडेगा जिले में स्थित एक ईंट भट्ठे पर लंबे समय से बंधक बनाकर काम कराया जा रहा था। बताया जा रहा है कि श्रमिकों को काम के बदले मजदूरी भी नहीं दी जा रही थी और उन्हें जबरन भट्ठा परिसर से बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं दी थी। पीड़ित परिवारों की सूचना स्थानीय प्रशासन तक पहुंचने के बाद बिलासपुर कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए श्रम विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद दोनों राज्यों के श्रम अधिकारियों के समन्वय से विशेष टीम सिमडेगा पहुंची और भट्ठे पर छापेमारी करते हुए सभी श्रमिकों को सुरक्षित मुक्त कराया। प्रशासन अब इन मजदूरों की घर वापसी, स्वास्थ्य जांच, पुनर्वास और बकाया मजदूरी की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। दिल्ली में आयोजित यूनेस्को इंटर गवर्नमेंट कमेटी की चल रही बैठक में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन हुआ। बिलासपुर से पहुंची नर्तक दल की टीम ने पारंपरिक गेड़ी नृत्य प्रस्तुत कर पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऊंची ऊंची गेड़ियों पर संतुलन बनाते हुए कलाकारों ने जिस कुशलता और उत्साह के साथ अपनी प्रस्तुति दी, उसने न केवल दर्शकों की जोरदार तालियां बटोरी बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक कला को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक मजबूत संदेश भी दिया। इस शानदार प्रदर्शन ने विदेशी प्रतिनिधियों को भी आकर्षित किया और बिलासपुर के कलाकारों की प्रतिभा ने कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बनकर सबका दिल जीत लिया। बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजीव गांधी चौक बढ़ईपारा में रहने वाले सूरज धीरज लहरे ने मकान मालिक नवीन सूर्यवंशी पर लगातार गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। सूरज का कहना है कि वह हर महीने दुकान और मकान दोनों का किराया नियमित रूप से देता है। इसके बावजूद नवीन उस पर दुकान और मकान खाली करने का दबाव बना रहा है। पीड़ित के अनुसार जिस मकान में वह काम करता है उसकी तय कीमत वह पहले ही मकान मालिक को दे चुका है और भुगतान व एग्रीमेंट दोनों के वीडियो उसके पास मौजूद हैं। इतना ही नहीं, दुकान व ज़मीन बेचने के नाम पर मकान मालिक सूरज से करीब 7 लाख रुपए लिया जा चुका है, लेकिन न तो अब तक रजिस्ट्री कर रहा है और न ही रकम वापस लौटाया जा रहा है। उल्टा दुकान खाली न करने पर आए दिन गाली गलौज कर मारपीट की जा रही है और गंभीर धमकियां भी दिया जा रहा है। सूरज का आरोप है कि नवीन सूर्यवंशी पहले भी कई लोगों से इसी तरह रकम लेकर ठगी कर चुका है। गुरुवार दोपहर फिर मकान मालिक अपने परिजनों के साथ उसके घर पहुंचा और FIR कराने का विरोध करते हुए दबाव बनाया। डर से सहमे सूरज ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है और अब मीडिया के माध्यम से निष्पक्ष कार्रवाई व सुरक्षा की मांग कर रहा है। हम लोग रेंट पे रहते हैं, मैं और मेरी वाइफ बस रहते हैं वहाँ पास। इन लोग आए दिन घर में घुस के दुकान पे आके औरत को लेके अपनी फैमिली को लेके आके झगड़ा लड़ाई, गाँव कंझट, मारपीट मेरे साथ अभी कल परसों 6 तारीख को मेरे साथ मारपीट किए हैं। तो मैं आवेदन देने सिविल लाइन थाना गया हूँ। फिर से जाके आज 11 तारीख को दोपहर को 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में आज तीनों आके गाली गलौज दे के दुकान खाली करके औरत को लेके आते हैं। मेरा एग्रीमेंट है 11 महीने का। 11 महीने। हाँ। उसके बाद आज 1 साल से मैं बोल रहा हूँ दुकान खाली करना चाह रहा हूँ, मेरे को पैसा दीजिए, तो उन लोग पैसा नहीं देंगे बोल के मेरे साथ मारपीट किए हैं। मकान और दुकान करके 8,000 मैं किराया देता हूँ हर महीने का और मेरा उनसे लेन देन, मैं ज़मीन को बेचूंगा बोल के मेरे से दुकान के पर्पज़ से वो पैसा लिए थे और आज ना मेरे को दुकान को दे रहे हैं और मैं खाली भी करना चाह रहा हूँ, अपना पैसा ले रहा हूँ तो मेरा पैसा भी देने के लिए नहीं आ रहे हैं। मैं लास्ट में यही चाहता हूँ कि मीडिया के आधार से मेरे को न्याय दिलाया जाए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।